आज मैं आप लोगों को पहले से ही एडवांस में ये बता देना चाहती हूँ कि बीएसपी की इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ ही अपनी अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है। और अब बीजेपी व सपा कांग्रेस गठबंधन इस चुनाव में केवल दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये एक दूसरे से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने, उनको ये मालूम है कि वो जो उनका सपना था सरकार बनाने का वो चकनाचूर हो गया। वो जानते हैं कि अब वो सरकार बनाने की लाइन में नहीं है। तो उनको ये लगा कि जब सरकार बनाने की लाइन में नहीं है और ये सपना क्या देख रहे थे, सन 2019 का लोकसभा आम चुनाव का, इस चुनाव को सन 2019 के लोकसभा आम चुनाव से जोड़कर बीजेपी चल रही थी। और इनका सपना क्या था कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनाएगी और फिर इसी को ही अगले लोकसभा आम चुनाव का सन 2019 का इसी को ही लोकसभा का चुनावी मुद्दा बनाकर वो पूरे देश में जाने वाले थे। लेकिन बीएसपी की वजह से इनका ये सपना यही ब्रेक हो गया, टूट गया बुरी तरीके से। और इनकी उम्मीदें सन 2019 में जो लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है उसमें भी टूट चुकी हैं। उनको मालूम है कि सन 2019 के लोकसभा आम चुनाव में भी अब ये सत्ता में आने वाले फिर से नहीं है। इसलिए उनको लगा कि जितना भी धन इकट्ठा करना है आगे के लिए, कुछ तो इन्होंने नोटबंदी का फैसला लेने से 10 महीने पहले ही कर लिया था। उनको लगा अब सरकार तो वो केंद्र में दोबारा से बनाने वाले हैं नहीं, तो जितना भी इनको धन और इकट्ठा करना है तो और कर लो, क्योंकि यूपी में अब ये पावर में आने वाले नहीं हैं। तो और इनको मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है, सपा और कांग्रेस गठबंधन को भी मालूम है कि बीएसपी इधर सत्ता में आ रही है। और बीजेपी को तो अच्छी प्रकार से मालूम है। इसलिए अब बीजेपी व सपा कांग्रेस गठबंधन इस चुनाव में केवल दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये एक दूसरे से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन दोनों का चुनाव हो रहा है कि कौन दूसरे पर आएगा, कौन तीसरे पर आएगा। इसलिए बीजेपी ने चुनाव खत्म होने से पहले ही, अर्थात चुनाव के बीच में ही, इसी महीने 1 मार्च को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में घरेलू गैस सिलेंडर की एक साथ ही काफी ज्यादा कीमत बढ़ाने में कुछ भी परहेज नहीं किया है, क्योंकि उनको मालूम है वो सत्ता से जा रहे हैं, बाहर हो चुके हैं। तो उनको लगा जो कमाना कमा लो, इसलिए उन्होंने सोचा भी इसको देरी क्यों करते हो। तो उन्होंने चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ और चुनाव के दौरान ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत काफी ज्यादा बढ़ा दी। ये इससे भी आप लोगों को पता चल गया होगा। हालांकि इसके लिए भी, यानी कि दूसरे नंबर और तीसरे पर अब इनमें आपस में लड़ाई चल रही है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस गठबंधन में, इन दोनों दलों में अब दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए लड़ाई चल रही है। हालांकि इसके लिए भी पहले की रेस से तो ये बाहर निकल गए हैं। हालांकि इसके लिए भी बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तथा इनके चेले श्री अमित शाह ने भी अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी एवं नोटबंदी से संबंधित अपनी कमियों को छिपाने के लिए बहुत ही नाटकीय तरीके से पूरी कोशिश भी खूब की है। यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए भी इन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी
एवं नोटबंदी से संबंधित अपनी कमियों को छिपाने के लिए बहुत ही नाटकीय तरीके से पूरी कोशिश भी खूब की है। और यही कारण है कि खासकर इन दोनों नेताओं ने, बीजेपी के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं ने, गुरु और चेले ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह ने, अर्थात इन दोनों गुरु और चेले ने अब अपने राजनीतिक भविष्य को भी खतरे में देखकर अपने आखिरी हथकंडे के तौर पर किस्म किस्म की नाटकबाजी करके इस चुनाव को सांप्रदायिक व धार्मिक रंग देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब इनको लगा कि सारे हथकंडे फेल हो गए हैं तो ये इनका आखिरी हथकंडा था। इन दोनों ने जब देखा कि इनका राजनीतिक भविष्य अब खतरे में है तो इसको देखकर फिर इन्होंने अपना आखिरी जो हथकंडा था, तीर था इनका, तो आखिरी हथकंडे के तौर पर किस्म किस्म की नाटकबाजी करके इस चुनाव को सांप्रदायिक व धार्मिक रंग देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वाराणसी व पूर्वांचल के अन्य शहरों में भी इन लोगों का रोड शो आदि का आयोजन भी स्पष्ट तौर पर इसकी ही कोशिश को दर्शाता है। प्रधानमंत्री तो एक दिन नहीं कई दिन उधर वाराणसी में रोड शो करते रहे और इनके जो चेले हैं वो तो कई शहरों में तो रोड शो करते रहे। और इस क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं व मान्यताओं को भी ताक पर रखकर वे यहाँ ऐसी राजनीतिक व चुनावी गतिविधियों में सक्रिय रहे जैसे कि वे स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के अघोषित तौर पर दावेदार बन गए हों। ऐसा आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। हालांकि इनको मालूम है कि वो अब सरकार बनाने की दौड़ से पीछे हट चुके हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर भी आने के लिए तो उनको ये नाटकबाजी करनी पड़ी। और इतना ही नहीं बल्कि इसी ही क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन करके यहाँ गलत परंपरा की भी बुनियाद डाल दी है। अर्थात इन्होंने बिना पूर्व अनुमति के ही वाराणसी में या घंटों भर रोड शो किया पहले दिन, और साथ ही धार्मिक कार्ड भी खूब खेला। इस पूरे चुनाव में जो आखिरी इनका हथियार था, हथकंडा था, तो उसको भी इन्होंने खूब खेला, या धार्मिक कार्ड भी खूब खेला इन्होंने, सांप्रदायिक व धार्मिक कार्ड भी खूब खेला। और जिसके लिए देश में हर जगह इनकी काफी आलोचना भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, तो इसके लिए इनकी काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। लेकिन इस संबंध में देश का कानून कामयाब हो पाएगा ये कहना काफी मुश्किल है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और 7वें व अंतिम चरण का मतदान दिनांक 8 मार्च को होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद भी और इनके मंत्रिमंडल के लगभग सभी लंबी चौड़ी टीम भी यहाँ खासकर वाराणसी में अपना पूरा डेरा डाले हुए हैं। और ये जो इनकी टीम है घर घर में जा रही है, लोग घर में अपना आराम कर रहे हैं तो बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से निकल के आते भाई कौन है, ये बताते मैं केंद्र की सरकार का फलाना मंत्री हूँ, हम आपसे मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। इस किस्म की रिपोर्टें भी हमें सुनने के लिए मिली हैं। और ये सब इनको क्यों करना पड़ा, ये सब नाटकबाजी,
और ये सब वास्तव में इनकी लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी की और काम कम और बातें अधिक करते रहने वाले आचरण का ही परिणाम है कि जनता ने अब इन्हें सड़कों व गली कूचों आदि की धूल चाटने पर भी यहां मजबूर कर दिया है। और इस दौरान जो बातें कही जा रही हैं वे ना केवल हवा हवाई हैं बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली भी हैं। और इस मामले में यहाँ खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की घोर विफलताओं पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस चुनाव में अपनी हर चुनावी जनसभा में अधिकांश ये कह रहे हैं। कल भी उन्होंने वाराणसी में कहा है, जहां जहां भी गए हैं, परसों भी कहा है। क्या कहा है कि वे गरीब विरोधी नहीं है, जबकि इनकी सरकार का अब तक का चाल चरित्र चेहरा नीति व नियत हर प्रकार से यहाँ गरीब मजदूर व किसान विरोधी तथा बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का ही समर्थक व हितकारी रहा है। इनका जो कैरेक्टर रहा है, इनकी जो पॉलिसीज रही हैं या जो इनका जो इनकी कार्यशैली रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि इन्होंने खुद गरीबी के कष्ट को झेला है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि इन्होंने खुद भी गरीबी के कष्ट को झेला है और वे गरीबों की गरीबी का दर्द भी काफी अच्छी प्रकार से समझते हैं, महसूस करते हैं। और यदि वास्तव में ऐसा ही है तो फिर इन्होंने नोटबंदी का ये अपरिपक्व फैसला लेकर यहाँ अपने देश के करोड़ों लोगों को बेरोजगार व कंगाल क्यों बना दिया, अर्थात उन्हें अपने ही पैसे के लिए लाचार क्यों बना दिया। इसके साथ ही इनके स्वयं गरीबी का कष्ट झेलने का ये मतलब नहीं होता है कि वे पूरे देश की लगभग 125 करोड़ जनता को नोटबंदी के भारी कष्ट व गंभीर संकट में डालकर अपनी आत्म संतुष्टि प्राप्त करें। वैसे भी इनके द्वारा काला धन व भ्रष्टाचार के नाम पर नोटबंदी का पूरे तौर से ही ये अपरिपक्व फैसला लिया गया है। बिना पूरी तैयारी के ये अपरिपक्व फैसला लिया गया है, परंतु केवल अपने आप को खुद को ईमानदार व बाकी पूरे देश की जनता को भ्रष्ट व बेईमान मानकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस किस्म की नीति बनाना व उसी के अनुरूप गलत कार्यकलाप आदि करना, ये सब अनुचित ही नहीं बल्कि अलोकतांत्रिक भी है। और ये सब इनके अहंकारी रवैये को ही काफी कुछ दर्शाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपनी हर चुनावी जनसभा में ये बात तो बताते हैं कि उच्च सरकारी पदों पर बैठे नेताओं व बाबुओं ने देश को पिछले 70 सालों से लूटा है। ये हर अपनी चुनावी जनसभा में बताते हैं। परंतु मैं बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान दिला रही हूं, परंतु वे इन अभिशापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोकपाल जैसी कानूनी संस्था को स्थापित करने की अब तक भी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्योंकि इन्हें ये मालूम है कि इस लोकपाल संस्था का पहला शिकार खुद उनकी अपनी सरकार बन सकती है, खुद इनकी अपनी केंद्र की सरकार बन सकती है और फिर इनकी द्वेषपूर्ण व मनमानी राजनीति करने का भी एक प्रकार से अंत हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि केवल दूसरों पर जबरदस्ती उंगली उठाकर खुद को पाक साफ बताना, ये भी श्री नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है।
ये इन्होंने इसको एक फैशन बना लिया है। इसी कारण इन्होंने गुजरात के अपने गृह राज्य में अपने शासन काल के समय में वहां लोक आयुक्त की भी नियुक्ति कभी नहीं होने दी। ये भी आप लोगों को मालूम है। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी सरकार का, इनकी केंद्र की सरकार का अब तक काम कम और बातें अधिक, अर्थात जुमलेबाजी करते रहने का ही ये परिणाम है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश व उत्तर प्रदेश की बात तो बहुत दूर की रही, बल्कि वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता से भी किए गए अपने चुनावी वायदों को भी अभी तक भी पूरा नहीं निभा पाए हैं, उनको पूरा अमल में नहीं ला पाए हैं। वे क्योटो, काशी संधि व स्मार्ट सिटी आदि बनाने की कागजी खाना पूर्ति करके उसका खूब प्रचार प्रसार करके सस्ती लोकप्रियता तो प्राप्त करते रहे हैं, प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वाराणसी की बुनियादी जरूरतों को, जैसे शहर की सड़क की मरम्मत व वहां की जबरदस्त गंदगी को दूर करके वे उसे स्वच्छ शहर तक भी नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ये काफी मेहनत और लगन का काम है, खर्चे का काम है। इसके साथ ही इन्होंने गंगा मैया को साफ करने का अपना वायदा भी कितना निभाया है, ये पूरा देश व दुनिया की मीडिया भी देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकारों की तरह ही श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी इस मद में अरबों खरबों रुपया अब तक खर्च कर दिया है। और अब ये भी सवाल उठने लगा है कि यहाँ इस मद में होने वाले अपव्यय व भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा।